नमस्कार, आप सभी का स्टडी ओपीएस पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पे हम पर्यावरण स्टार्ट कर रहे हैं और 3 से 4 लेक्चर आएंगे। 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर होगा और उसमें पर्यावरण को अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दिया जाएगा। जो भी ये पीडीएफ बनाई गई हैं, जो भी आपका कंटेंट बनाया गया एनसीईआरटी से बनाया गया, तो टोटल एनसीईआरटी कंप्लीट करवाई जा रही है आपकी। और पहले हम थ्योरी कराएंगे 3 से 4 लेक्चर में, उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी करवा देंगे। देखिए, थ्योरी करना आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप वन लाइनर पढ़ते हैं कि भाई चलो हाँ, हमने घटना चक्र उठा लिया या लूसेंट उठा लिया, तो इधर उधर से हमने पढ़ लिया और कुछ चीजें आपने पढ़ ली और उसी चीज से रिलेटेड कोई अलग क्वेश्चन आ गया तो आप वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप डिटेल में सिलेबस कवर करके नहीं जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट किए, बिना किसी देरी की, और इसका पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देखिए, पर्यावरण की बात कर ही रहे हैं तो पर्यावरण होता क्या है इसके बारे में आप पहले जान लीजिए। ठीक है, पर्यावरण के 3 घटक होते हैं, ये तो लिखा है, लेकिन पर्यावरण का जो मतलब होता है वो होता है परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर से, ठीक है। आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। तो जो चारों ओर से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण में कौन कौन से तत्व आते हैं? तो ये 3 तत्व आते हैं। एक तो अजैविक तत्व आते हैं, एक आपके जैविक तत्व आते हैं, एक आपके सांस्कृतिक तत्व आते हैं। तो इन तीनों तत्वों से मिल करके, इन तीनों कंपोनेंट से मिल करके आपका पर्यावरण बनता है। एक चीज और ध्यान रखना भाई, पर्यावरण शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो आपके थॉमस कार्लाइल ने किया था। अभी आगे पीडीएफ में भी लिखा हुआ मिलेगा, ऐसी बात नहीं, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले जो पर्यावरण या एनवायरमेंट शब्द का जो है उच्चारण करते हैं, उनके मुंह में आता है कि भाई पर्यावरण जैसी कोई चीज है, तो वो थॉमस कार्लाइल थे। अब देखिए, 3 चीजें होती हैं, तो उसमें अजैविक और भौतिक घटक कौन से होते हैं, जैविक घटक कौन से होते हैं, सांस्कृतिक कौन से होते हैं। तो अजैविक या अबायोटिक या फिजिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं, ये क्या है? इनके बिना पर्यावरण कुछ है ही नहीं। मान लीजिए कोई खेत है, ठीक है, तो वहां की जो मिट्टी है ना, वो क्या है? उपजाऊ मिट्टी है। और मिट्टी क्या है? एक अजैविक तत्व है। वहां पे वर्षा हो रही, वर्षा क्या है? एक आपका अजैविक तत्व है। वहां पे सूर्य का प्रकाश भी भर भर के आ रहा है, तो वो भी अजैविक तत्व है। तो उससे पेड़ पौधे जो है अपना खाना बना रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो बढ़िया एक हरियाली वाला सीन चल रहा है। उसी जगह अगर आप देखते हैं मरुस्थल में, तो वहां पे मिट्टी उपजाऊ नहीं है। वो अजैविक तत्व है लेकिन उपजाऊ नहीं है। उसके अलावा वहां पे वर्षा नहीं हो रही, जो कि एक अजैविक तत्व है। अब यहाँ आप देख सकते हैं, इनको भी पार्टीशन किया गया, मतलब अजैविक तत्व को भी। तो इसमें जो पार्टीशन अजैविक तत्व का किया गया है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स में किया गया है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में कौन कौन से तत्व आते हैं? प्रकाश आता है, टेम्परेचर आता है, जल आता है और हवा आती है, मतलब वायुमंडल। अब देखिए, प्रकाश का कितना बड़ा रोल होता है भाई। बिना प्रकाश के तो पौधे प्रकाश संश्लेषण किए बिना कैसे अपना भोजन बना लेंगे? तो जो प्रकाश होता है उसी से सारी क्रियाविधि स्टार्ट होती है। और प्रकाश क्या है? अजैविक तत्व है। सिर्फ स्थल की बात नहीं, गहरे समुद्र में भी 200 मीटर तक प्रकाश जाता है और उसी प्रकाश से जो आपके फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, उसको खा करके मछलियां आगे बढ़ती हैं, उन मछलियों को बड़ी मछलियां खाती हैं। तो पूरी क्रिया विधि प्रकाश के जरिए से, स्थल हो या जल हो, चलती है। प्रकाश तो आपका हो गया कि भाई ये आपका क्या है? अजैविक तत्व है। तापमान भी आपका अजैविक तत्व है। तापमान काम क्या करता है, मतलब टेम्परेचर का काम क्या होता है? तो ये जीवों के चयापचय, मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, उसमें एंजाइमों की सक्रियता को नियंत्रित करता है। मान लीजिए कहीं का टेम्परेचर बहुत कम है, तो वहां पर जो मतलब पाचन क्रिया होगी वो स्लो हो जाती है। जैसे आप ठंडे प्रदेशों में जाएंगे तो वहां जो पाचन क्रिया करनी पड़ती है ना, उन्हें बियर वगैरह पीना पड़ता है, दारू शराब पीना पड़ता है, तब जाके उनका चयापचय प्रक्रिया होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। तो टेम्परेचर का काफी ज्यादा रोल होता है। और टेम्परेचर क्या है? अजैविक तत्व है। अगर क्वेश्चन पूछ ले भाई तापमान क्या है, अजैविक तत्व है। जल, जल भी आपका अजैविक तत्व है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि भाई जल क्या जैविक तत्व है कि अजैविक तत्व है? तो अजैविक तत्व होता है, जीवन का आधार है, जीवों के शरीर का अधिकांश भाग पानी से बना होता है। अब जल किस तरीके से प्रभाव डालता है पर्यावरण पे? तो जल देखिए, अगर नहीं होगा तो मरुस्थल बन जाएगा। मरुस्थल में पानी की कमी के कारण जो है कैक्टस जैसे कंटीले पौधे उगते हैं। इसके अलावा जल की अधिकता होती है तो सदाबहार वन बनते हैं। हवा, वायुमंडल जो आपका होता है, ये भी क्या है? ये भी आपका
अजैविक तत्व है गैसों का मिश्रण, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो श्वसन और जीवन सुरक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। अब देखिए दूसरा जो आपका है स्थलाकृतिक कारक, टोपोग्राफिक फैक्टर्स। टोपोग्राफिक फैक्टर्स में ऊंचाई आपका आता है, ठीक है। ऊंचाई भी आपका क्या है, अजैविक कारक है, अजैविक घटक है। ऊंचाई क्यों अजैविक घटक है भाई, जब हिमालय आप देखते हैं ना तो बताया जाता है 0 से 1500 मीटर तक ये वाले पेड़ पाए जाते हैं। 1500 से 3000 मीटर तक ये वाले पेड़ मिलेंगे। 3000 से 4500 मीटर तक ये वाले मिलेंगे। उसके बाद 4500 के ऊपर लाइकेन और काई मिलेगा, ठीक है। मतलब उसके बाद तो कुछ ही नहीं मिलेगा। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है ना तो पर्यावरण पे उसका प्रभाव भी बढ़ता है। तो ऊंचाई भी आपका क्या है, एक आजीविक कारक होता है। यहाँ लिखा है हिमालय पर ऊंचाई बढ़ने के साथ वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव होता है। कहीं सदाबहार वन है, कहीं शंकुधारी होंगे। मतलब जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो बर्फ वगैरह गिरेगी तो शंकुधारी वन वहां पे मिलेंगे। स्थलाकृतिक कारक जो आपके होते हैं टोपोग्राफिक फैक्टर्स, उसमें ढाल भी आता है। ढाल भी आपका एक अजैविक कारक है, अजैविक घटक है। कभी क्वेश्चन आ जाए तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में पानी तेजी से बहता है जिससे वहां मिट्टी उथली हो जाती है। इसके अलावा मृति कारक आप देख सकते हो। मृति कारक में आपका एडेफिक फैक्टर में मिट्टी ही आता है। यहाँ मिट्टी लिखा है, ये गलत है, मिट्टी होगा, ठीक है। एआई अभी उतना ज्यादा हिंदी में सही से काम नहीं कर पाता, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। में पीएच मान और उसमें मौजूद खनिज तत्व वनस्पतियों की प्रकार को तय करता है, ठीक है। जैसे आप मरुस्थल चले गए तो वहां पे क्या है, मरुस्थल में आपको थोड़ा कम वहां पे ह्यूमस मिलेगा मिट्टी में। मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो कैक्टस, नागफनी, झाड़ियां यही सब मिलेंगे। लेकिन अगर आप अमेजोन के जंगल में चले जाते हैं, वहां की मिट्टी देखेंगे भाई, वहां बहुत बड़े बड़े वृक्ष मिलते हैं। हिमालय में चले गए, वहां पे सदाबहार वन मिलते हैं। तो मिट्टियां जो हैं वो पर्यावरण में अपना बहुत अहम रोल अदा करती हैं और ये अजैविक कारक है। ये चीज आपको समझ के चलना है। अब देखिए जैविक घटक होता है। जैविक घटक मतलब जिसमें जीवन है। सभी सजीव प्राणी जो होते हैं वो जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। ऊर्जा भोजन के प्रवाह के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। जैसे उत्पादक आपके पहले होते हैं, सेकंड आपके उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर, और तीसरे आपके होते हैं अपघटनकर्ता। तो अपघटनकर्ता कैसा कारक है पर्यावरण में, क्वेश्चन दे दे उसमें ऑप्शन दे दे तो जैविक आपको लगाना है। उत्पादक उपभोक्ता तो आपको वैसे भी पता रहेगा कि हाँ ये होते हैं, लेकिन अपघटनकर्ता भी जैविक कारक है। पोषण स्तर, ऊर्जा प्रवाह, इसकी सबकी बात करेंगे, लेकिन अभी आप यहाँ पे समझ के चलेंगे भाई, जो उत्पादक होते हैं ना ये स्वपोषी जीव होते हैं। मतलब ये भोजन अपना जो बनाते हैं ना अपने आप ही बनाते हैं सूर्य के प्रकाश से। जो है मतलब सूर्य का प्रकाश क्या है, अजैविक तत्व है। और उसमें जल भी आपका अजैविक तत्व है, CO2 भी अजैविक तत्व है। तो इन सब का प्रयोग करके बढ़िया तरीके से वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। और अजैविक उत्पादक में हरे पौधे, नीलहरी शैवाल आपका हो गया, जो एल्गी वगैरह होती है, समुद्र में पाए जाने वाले फाइटोप्लैंक्टन आपके जो होते हैं, ये सभी आते हैं किसमें, उत्पादक में आते हैं। और यहाँ देख सकते हैं उपभोक्ता में तो आपको पता है भाई, आप भी उपभोक्ता हैं। गाय आपका हो गया, बकरी, मेढक हो गया, ठीक है, लोमड़ी हो गई, शेर हो गया, कौवा हो गया, मनुष्य हो गया। और ये सब होते हैं मतलब प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, सर्वाहारी। इसकी सब की बात डिटेल में आगे की जाएगी। अभी आपको जैविक घटक के लिहाज से समझ के चलना है। उसके बाद अपघटनकर्ता होते हैं, डिकम्पोजर जिसे आप कहते हैं। और इसे जो है एक चीज और कहा जाता है, सेप्रोट्रोप्स। ये चीज भी आप ध्यान रखना। जो भी मृत पौधे होते हैं, मतलब पौधों का जीवन समाप्त हो गया तो एक स्टेज आएगा कि भाई उसमें जीवन नहीं बचा तो खत्म हो गया। जंतु के साथ भी ये होता है। तो ये क्या होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देता है। कौन, अपघटनकर्ता जो होता है। और इसमें आपके बैक्टीरिया, जीवाणु आते हैं, कवक आता है और केचुए भी आते हैं। तो जो आपके मृत पौधे हैं, जंतु के जो जटिल कार्बनिक स्ट्रक्चर होता है ना उसको सरल अकार्बनिक में तोड़ने का काम कौन करता है, वो आपके अपघटनकर्ता करते हैं। इसके अलावा आपका सांस्कृतिक घटक आता है। अब सांस्कृतिक घटक क्या होता है, देखिए पर्यावरण का वह हिस्सा जिसमें मानव ने अपनी बुद्धिमत्ता, सामाजिक अंतःक्रिया और तकनीकी विकास के माध्यम से मतलब निर्मित किया है। मतलब मानव ने हस्तक्षेप किया है।
अब मान लीजिए मानवीय हस्तक्षेप किस तरीके से होता है, जैसे आप देखते हैं भाई डैम बन रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, पूरा का पूरा पर्यावरण प्रभावित होगा। कोई बिल्डिंग बन रही है तो बहुत सारे पेड़ पौधों को काट करके ही तो बिल्डिंग बनेगी। तो औद्योगिकीकरण जो होगा वो क्या है, सांस्कृतिक घटक है। तो नगरीकरण हो गया, औद्योगिकीकरण हो गया, ये सब आपके सामाजिक घटक हैं। अब देखिए सांस्कृतिक घटक के कितने पार्ट हैं, सामाजिक और आर्थिक घटक है, राजनीतिक संस्थागत घटक है और तकनीकी घटक है। तो ये पार्ट आपको याद नहीं रखने, इतना याद रखना है भाई ये सांस्कृतिक घटक होता है। जैसे मानव की बस्तियां बनी हैं, तो मानव की बस्तियां बनने के लिए बहुत सारे पेड़ पौधों को काटा गया, उसके बाद उन्हें वहां पे बसाया गया। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण पर इसका प्रभाव पड़ता है। मानव की बस्ती बनाओ, चाहे उद्योग लगाओ, चाहे फैक्ट्री लगाओ, फैक्ट्री लगेगी, उसमें से कचरा प्रदूषण निकलेगा, नदियों में जाएगा, वो नदियां प्रदूषित होंगी, उसमें जीव प्रदूषित होंगे, और जो है उसमें जीवावर्धन होगा, जीव संचयन होगा पशुओं में। उसके बाद वो पशु मछलियां ला करके लोग खाएंगे तो उनके अंदर भी वो जीव संचयन आवर्धन होगा। ये सारी चीजें प्रोसेस चलता रहता है फिलहाल। तो मतलब हर एक चीज जुड़ी हुई है। तो ये क्या है, सांस्कृतिक घटक आपका हो जाता है। परिवार, समुदाय, धार्मिक रीति रिवाज, आर्थिक गतिविधियां, शहरीकरण। अब धार्मिक रीति रिवाज जैसे मान लीजिए कि दुर्गा पूजा होता है और गणेश चतुर्थी होती है, तो उसमें मूर्ति विसर्जन का काम होता है कि नहीं होता है, तो उससे कितनी ज्यादा नदियां प्रदूषित होती हैं। तो ये भी एक आपका सामाजिक घटक में आता है। एक आधुनिक शहर जैसे दिल्ली या मुंबई का बुनियादी ढांचा, गगनचुंबी इमारतें, ये सब आपके सामाजिक सांस्कृतिक घटक में आते हैं। राजनीतिक और संस्थागत घटक जैसे आपके देश के कानून हैं, नीतियां हैं, सीमाएं हैं, सरकारें जो पर्यावरण के उपयोग को विनियमित करती हैं। अब सरकार ने कोई कानून बनाया, जैसे अरावली पे अभी आपने देखा था, उसको तोड़ने का ऑर्डर दे दिया, जाओ भाई तोड़ो। तो कानून जो सरकार ने बनाया उसका भी प्रभाव पड़ता है पर्यावरण पे। तो वो भी क्या है, तो वो आपका सांस्कृतिक घटक में आएगा। अगर रोक लगा दी उसी कानून के जरिए से, नया कानून बना करके, तो अरावली पर्वत बच गया पूरी तरीके से। लेकिन अगर उसने रोक न लगाई होती तो काटने का आदेश दे दिया, तो भाई कट रहे हैं पेड़ पौधे, वहां से खनन हो रहा है, उसके बाद एक पर्वत नहीं रह गया, तो हवाएं चलेंगी, इधर उधर आएंगी, पूरा जो है मरुस्थलीकरण और आगे बढ़ेगा। तो राजनीतिक और संस्थागत घटक में कानून वगैरह सारी चीजें आपकी किसमें आती हैं, इसी में आती हैं, मतलब सांस्कृतिक घटक में। तकनीकी घटक, अब मानव द्वारा विकसित तकनीकी जिससे प्रकृति पर विजय प्राप्त करने या उसे बदलने में मदद की है, जैसे बांध बना दिया आपने, तो बांध जब बनाते हैं ना तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है, बहुत ज्यादा वनों का नुकसान होता है, पशु पक्षियों का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाता है, उनके घर उजड़ जाते हैं। तो प्रकृति में हस्तक्षेप होता है। तो बांध हो गया, पुल हो गया, इन सब का प्रभाव पड़ता है। ये सभी सांस्कृतिक घटक मतलब मानव द्वारा निर्मित जो भी हैं वो सांस्कृतिक घटक है, इतना आप समझ के चलेंगे। पर्यावरण क्या है, कितने घटक होते हैं, मैंने बता दिया। अब यहाँ भी कुछ वैज्ञानिक के नाम आपको याद रखने हैं। जैसे एक थे जर्मन वैज्ञानिक थे, अलेक्जेंडर वान हुम्बोल्ट। तो अलेक्जेंडर वान हुम्बोल्ट जो थे, इनको आधुनिक पर्यावरण विज्ञान और पारिस्थितिकी का संस्थापक माना जाता है। तो कभी क्वेश्चन में आ जाए भाई आधुनिक पर्यावरण विज्ञान का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो जर्मन वैज्ञानिक वान हुम्बोल्ट को कहा जाता है। और पारिस्थितिकी का संस्थापक किसे कहा जाता है, आधुनिक पारिस्थितिकी का संस्थापक, तो वो भी जर्मन वैज्ञानिक वान हुम्बोल्ट को कहा जाता है। इसके अलावा जो इन्वायरमेंट शब्द है, पर्यावरण शब्द है, इसकी खोज सबसे पहले कौन करते हैं, मतलब सबसे पहले इन्वायरमेंट शब्द बोलते कौन है, तो ये बोलते हैं थॉमस कार्लाइल। ठीक है, ये स्कॉटिश थे, मतलब स्कॉटलैंड से संबंधित थे। 1828 में सबसे पहले ये पर्यावरण शब्द यानी इन्वायरमेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे भारत में कि भारत में पर्यावरण विज्ञान के जनक कौन है, तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को माना जाता है। अब देखिए पारिस्थितिकी की बात करेंगे, इकोलॉजी की बात करेंगे। पर्यावरण तो आपको बता दिया भाई, पर्यावरण का अर्थ होता है परि प्लस आवरण, मतलब परि मतलब चारों ओर से, आवरण मतलब घिरा हुआ। तो जो चारों ओर से घिरा हुआ है वो आपका पर्यावरण है। इसके अलावा थॉमस कार्लाइल ने पर्यावरण शब्द का आविष्कार किया। लेकिन पारिस्थितिकी क्या होता है, तो पारिस्थितिकी जो होता है ना, इकोलॉजी जो होता है, ये जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आता है। तो इसमें होता क्या है भाई, सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों का उनके आसपास के प्राकृतिक पर्यावरण, मतलब जो जैविक है और जो अजैविक है, उन घटकों के साथ संबंधों का अध्ययन जो होता है वो पारिस्थितिकी कहलाता है।
पर्यावरण मतलब जैविक, अजैविक और सांस्कृतिक घटनाओं का सम्मेलन कह सकते हो, मिलन कह सकते हो। लेकिन पारिस्थितिकी जो होता है उसमें जैविक और अजैविक घटकों के आपस में संबंधों का जो अध्ययन है वो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। अब जो प्रश्न बनता है, पारिस्थितिकी शब्द की खोज किसने की? ये प्रश्न बहुत बार आया है। तो जो पारिस्थितिकी शब्द है, इकोलॉजी शब्द है, इसका जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो जर्मन जीव विज्ञानी अर्नेस्ट हैकल ने किया था। ये जर्मन नेचुरलिस्ट थे और पर्यावरणविद थे। तो ये चीज ध्यान रखना। जैसे पर्यावरण का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? थॉमस कार्लाइल ने। तो पारिस्थितिकी शब्द का जो सबसे पहले खोज किया, जो सबसे पहले बोले, वो अर्नेस्ट हैकल थे और ये जर्मन के थे, मतलब जर्मनी के थे। इसके अलावा जो आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक हैं, यूजिन ओडम है। अभी ऊपर मैंने बात की थी पारिस्थितिकी का संस्थापक किसे माना जाता है, तो वान हुम्बोल्ट को माना जाता है। लेकिन आधुनिक पारिस्थितिकी का जो जनक माना जाता है यूजिन ओडम को माना जाता है, और अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को इस विषय का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, मतलब ये आधुनिक पारिस्थितिकी के संस्थापक थे। यूजिन ओडम जो थे वो जनक थे। अब यहाँ देख सकते हो प्राकृतिक पर्यावरण की घटक, ये मैंने समझा ही दिया, जैविक अजैविक सांस्कृतिक होते हैं। अब देखिए पर्यावरण जो होता है क्रियाशील तंत्र है, ये चीज भी आप ध्यान रखना। क्रियाशील का मतलब क्या होता है? भाई सूर्य है, सूर्य से पौधे जो है उष्मा ले रहे हैं, प्रकाश ले रहे हैं, उससे अपना फोटोसिंथेसिस करके भोजन बना रहे हैं। भोजन बनाया किसी घास ने बेचारे ने इतनी मेहनत करके, उसके बाद उसे आता है एक खरगोश या हिरन खा जाता है, उस खरगोश को जो है एक भेड़िया खा जाता है, भेड़िए को शेर खा जाता है। तो ये प्रोसेस चला करता है। मान लीजिए एक टिड्डे ने घास खाई, तो टिड्डे को मेढक ने खा लिया, मेढक को सांप ने खा लिया, सांप को बाज उठा ले गया। तो ये क्या है? क्रियाशील तंत्र है। पर्यावरण कोई स्थिर तंत्र नहीं है, ये एक क्रियाशील तंत्र है। और ये जो है आपका किसमें, जो आपका कथन कारण वाला क्वेश्चन बनता है उसमें पूछा जा सकता है। अब देखिए जो पारिस्थितिकी संगठन के स्तर होते हैं, इन पे हम आ गए हैं। और यहाँ आपको देखना पड़ेगा भाई कि पारिस्थितिकी संगठन के स्तर कौन से होते हैं। तो जो सबसे पहला स्तर होता है इंडिविजुअल होता है, उसके बाद पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर। इसका सूत्र है, फार्मूला है IPCE2B। तो IPCE2B आप इसे याद रख सकते हैं। 2B जहां है वहां पर एक बी का अर्थ होता है बायोम, दूसरे का मतलब होता है बायोस्फीयर, मतलब जीवमंडल। अब जीवों की जटिलता के आधार पर इन्हें बांटा गया है। अब इंडिविजुअल या जीव जिसे कहते हैं, इंडिविजुअल मतलब एकल जीव कह सकते हो, व्यष्टि कह सकते हो। हिंदी में जीव या व्यष्टि कहोगे, वैसे इंडिविजुअल कह सकते हो, ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हो। तो एक अकेला जीव जो होता है, जैसे एक अकेला हिरन बेचारा, ठीक है, एक अकेला शेर, एक अकेला खरगोश, एक अकेला चूहा, एक अकेला आम का पेड़, एक अकेला अमरूद का पेड़। तो एकल जीव जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम व्यष्टि या फिर इंडिविजुअल। उसके अलावा अगर आप देखते हैं कि भाई जनसंख्या क्या होती है, तो जनसंख्या होती है आपकी, समष्टि भी कहा जाता है जनसंख्या को, और इसे इंग्लिश में पॉपुलेशन कहा जाएगा। अब एक ही प्रजाति के कई सारे जीव जब इकट्ठा हो जाते हैं, मान लीजिए 10-20 हिरन इकट्ठा हो गए, एकल जो जीव था तो व्यष्टि था, यहाँ पे बहुत सारे हिरन इकट्ठा हो गए तो वो आपका क्या हो गया? वो हो गया समष्टि या जनसंख्या हो गया। उसके बाद में जो समुदाय होता है ना, समुदाय में हिरन का भी अपना ग्रुप होगा, हिरन की भी समष्टि होगी, 3-4 हिरन हैं, 2-4 कबूतर हैं, 5-6 शेर बैठे हुए हैं, 7-8 खरगोश बैठे हुए हैं, 2-3 आम के पेड़ हैं, 3-4 अमरूद के पेड़ हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाता है? एक समुदाय बन जाता है। विभिन्न प्रजातियों की जनसंख्याएं जो एक ही क्षेत्र में निवास करती हैं और एक ही टाइम पीरियड में करती हैं, तो वो आपका समुदाय होता है। अभी आगे पूरा डिटेल में बात करेंगे, अभी यहाँ पे आप समझ के चलेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? इकोसिस्टम। तो इसमें जीव समुदाय और उनके आजीविक पर्यावरण का संबंध होता है। मतलब इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि समुदाय तक सिर्फ जैविक सिस्टम था। भाई जीव है, एक अकेला जीव, उसमें जीवन है। जनसंख्या में एक ही प्रजाति के कई जीव हो गए तो उसमें भी जीवन है। समुदाय में कई सारी प्रजातियां एक साथ उठती बैठती हैं बढ़िया, ठीक है, तो उसमें भी जीवन है। लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र जो है ना, उसमें जीव समुदाय मतलब जैविक समुदाय और अजैविक समुदाय का संबंध होता है, तो उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। मतलब हिरन पानी पी रहा है तो पानी अजैविक है और हिरन जैविक है।
तो उसका हिरन का किससे संबंध है? पानी से संबंध है। घास उग रही तो घास का किससे संबंध है? वो भी मिट्टी से संबंध है। तो इस तरीके से आप समझेंगे। उसके बाद बायोम जो होता है, बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र जब एक साथ होते हैं तो उसे बायोम कहते हैं। ठीक है। और बायोम से भी बड़ा होता है जीवमंडल, या जीवमंडल लिखा है, जीवमंडल भी हो जाए, जीवमंडल एक ही चीज है। देखिए इंडिविजुअल की बात करें, जैसे इंडिविजुअल एक अकेला जीव होता है, व्यष्टि कह सकते हो आप। उसकी हम बात करें, समष्टि की बात करें, ठीक है, आपके समुदाय की बात करें, इनकी सब की बात करें, उससे पहले प्रजाति क्या होती है? क्या है प्रजाति? तो प्रजाति का मतलब होता है, सिंपल सी बात है कि भाई वे दिखने में समान हो, एक जैसे होने चाहिए। शेर का बच्चा शेर की तरह दिखेगा, लोमड़ी की तरह नहीं दिखेगा। लोमड़ी का बच्चा लोमड़ी की तरह दिखेगा। तो दिखने में समान हो, प्राकृतिक रूप से आपस में प्रजनन कर सकते हैं। यही नहीं, प्रजनन तो कर सकते हैं, साथ में अपनी तरह की वैसी संतान उत्पन्न कर सकते हैं जो संतान आगे चलकर खुद संतान उत्पन्न कर सकती है। तो उसे जो है प्रजाति कहा जाएगा। जैसे मानव, मानव एक प्रजाति है। भले अफ्रीका में रहने वाला कोई बंदा है, बंदी है, कोई रसिया में रहने वाला है, कोई ब्रिटेन में रहने वाला, अमेरिका में रहने वाला है, लेकिन मानव कहीं का हो, वो आपस में शादी विवाह करके, ठीक है, प्रजनन करके अपनी तरह की संतान उत्पन्न कर सकता है, जो संतान आगे चलकर भी संतान उत्पन्न करेगी। तो इंसान क्या है? इंसान एक प्रजाति है। दिखने में लगभग सभी एक तरीके के हैं, बस कलर चेंज हो सकता है, कुछ सारी चीजें चेंज हो सकती हैं, लेकिन सबके दो कान है, एक नाक है, ठीक है, एक सर है, किसी के चार खोपड़ी नहीं, दो हाथ सबके हैं, दो पैर सबके हैं, तो दिखने में भी समान है। तो ये तीन चीजें आप याद रखना भाई, प्रजाति के लिए क्या जरूरी है कि दिखने में समान हो, वो अपनी तरह की संतान पैदा कर सकते हैं, जो संतानें भी अपनी तरह की संतान पैदा कर सकती हैं। अब देखिए कुत्ते का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, मतलब चाहे जर्मन शेफर्ड हो, या फिर चीहू अहुआ हो, या जिसे आप पिल्ला कहते हैं, मतलब ठीक है, दिखने में दोनों एक तरह के होते हैं। बस ये है कि भाई वो मोटा है, थोड़ा तंदुरुस्त है, उसके ब्लैक ये हैं वो हैं, लेकिन वही सारी चीजें हैं भाई। दो कान होते हैं, ठीक है, मुंह होता है, दांत होते हैं, अब उसके बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन दिखने में समान है। आपस में प्रजनन कर सकते हैं, अपनी तरह के बच्चे पैदा कर सकते हैं, जो आगे अपनी तरह के बच्चे भी पैदा करेंगे। प्रजाति कौन नहीं होता है? ठीक है, प्रजाति कौन नहीं? देखिए जैसे एक नर गधा है और एक मादा जो है घोड़ी है, इनका मिलन कराया गया तो इनसे एक पैदा हुआ खच्चर। तो खच्चर जो है दिखता तो मान लीजिए कि भाई गधे की तरह भी दिखता है और घोड़े की तरह भी दिखता है, दोनों तरह का वो दिखता है, लेकिन खच्चर जो है अपनी तरह की संतान पैदा नहीं कर सकता, तो ये प्रजाति नहीं कहलाएगी। ठीक है, उसी तरीके से लाइगर होता है, नर शेर और मादा बाघिन से पैदा होता है ये, यह भी एक स्वतंत्र प्रजाति नहीं होता है। अब समष्टि की बात कर लेते हैं, प्रजाति की बात हमने कर ली भाई, अब समष्टि क्या है? तो समष्टि देखिए क्या होता है कि भाई एक ही प्रजाति या जाति के कई जीव एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में एक निश्चित समय में रहते हैं ना साथ में, तो वो आपका समष्टि या जनसंख्या कहलाता है। मान लीजिए कि सुंदरवन है, सुंदरवन है ये आपका, तो यहाँ पर जो आपके शेर की प्रजाति है, ठीक है, शेर की प्रजाति का एक समूह है, तो उसे हम कहेंगे जनसंख्या, पॉपुलेशन या समष्टि। मतलब एक निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, एक निश्चित समय होना चाहिए, क्योंकि सुंदरवन में आज की डेट में शेर हैं, पता नहीं 50 साल बाद रहेंगे, 100 साल बाद रहेंगे, नहीं रहेंगे। इसके अलावा अफ्रीका में कोई जंगल है, तो वहां पर जो शेरों का अपना समूह है उस जंगल में, एक निश्चित क्षेत्र में, तो उनकी अलग समष्टि है। इस तरीके से अलग अलग जंगल जो होता है, वहां पर रहने वाली प्रजाति समूह की अपनी समष्टि होती है, और अलग अलग समय पे अलग अलग हो सकती है, क्योंकि आज से सैकड़ों साल, हजारों साल पहले क्या था भाई, बड़े बड़े जो है आपके डायनासोर मिलते थे, उड़ने वाले हाथी होते थे, तो उनकी अपनी उस समय पे समष्टि थी, आज की डेट पे नहीं है। तो आज की डेट में भी जिन लोगों की समष्टि है वो आगे नहीं होंगी, तो इसीलिए निश्चित समय रखा गया है। आप जहाँ पे बैठे होंगे, हो सकता है कि 100 साल 200 साल पहले वहां पे एक जंगल रहा हो, वहां पे कोई शेर घूम रहा हो, तो उस जगह की समष्टि उस समय पे दूसरी थी। आज आप बैठे हैं तो आपकी अपनी समष्टि है, आप जितने भी लोग समूह में बैठे हैं, तो इसे आप ऐसे समझेंगे, किसी जंगल में शेरों का पूरा समूह, एक तालाब में मछलियों की एक प्रजाति जो होती है, उसे आप समष्टि कहेंगे।
अब देखिए समष्टि का उद्विकास, एआई है तो थोड़ा बहुत अभी हिंदी को समझने में इसको समय लग रहा है, टाइपिंग करने में, तो फिलहाल उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है। समष्टि के विशेष गुण क्या होते हैं? भाई एक व्यष्टि है तो जन्म लेता है मरता है, एक व्यष्टि का मतलब क्या हुआ? एकल जीव। हिरन है तो हिरन जन्म लेगा मरेगा, लेकिन समष्टि में कोई एकल जीव नहीं होता है, वहां समूह होता है प्रजातियों का, शेरों का समूह, खरगोशों का समूह, ठीक है, हिरणों का समूह, सुंदरवन के हिरणों का समूह कह सकते हो, या आप कह सकते हो केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य में सारस का एक समूह है। तो वो क्या है? वो समष्टि है। तो समष्टि में जन्म दर होगी और मृत्यु दर होगी। मान लीजिए गिर का राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पर कितने शेर ने जन्म लिया, कितने शेर मरे, तो उनका जन्म दर और मृत्यु दर होता है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। इसके अलावा लिंग अनुपात होता है, रेशियो होता है कि भाई इतने फीमेल जो है लायन है और इतने मेल लायन है, तो ये आप देख सकते हैं। आयु पिरामिड इसमें होता है। आयु पिरामिड मतलब पूर्व जन्य, जन्य और पश्चन्य। पूर्व जन्य में बच्चे आते हैं, जन्य में वयस्क, पश्च जन्य में आपका बुजुर्ग आते हैं। अब जनसंख्या नीति में मुख्य रूप से प्रजनन दर, मतलब जन्म दर कितनी है, जनसंख्या उस पर डिपेंड करेगी। मृत्यु दर, कितने लोग आए कितने लोग चले गए, मतलब कितने लोगों का जन्म हुआ कितने लोग मर गए। और प्रवास पर, मतलब उत्प्रवास हुआ है या अप्रवास हुआ, मतलब किसी देश से कितने जीव आए हैं कितने जीव गए हैं। मध्य प्रदेश में माधवगढ़ टाइगर रिजर्व था, उसमें टाइगर लाए गए थे अफ्रीका से, तो वहां पे लाए गए टाइगर, तो पहले से जो टाइगर थे उनमें संख्या में वृद्धि हो गई, लेकिन 2-3 महीने के बाद एक दो टाइगर उसमें खत्म भी हो गए। तो मृत्यु दर, जन्म दर और उत्प्रवास और आप्रवास, इन पर जनसंख्या निर्भर करती है। अब देखिए वैज्ञानिकों के बारे में कुछ चीजें जान लीजिए। समुदाय के बारे में शुरू करें तो एक थे कार्ल मोबियस, 1877 में इन्होंने बताया कि भाई जो समुदाय क्या है, तो इन्होंने समुदाय की परिभाषा दी, भाई एक ही क्षेत्र में साथ रहने वाले विभिन्न जीवों का समूह जो होता है वो समुदाय कहलाता है। और इन्होंने बायोनिसिस की जो है परिकल्पना दी थी। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि बायोनिसिस की परिकल्पना देने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो कार्ल मोबियस था। इसके अलावा फ्रेडरिक क्लेमेंटस थे, इन्होंने बताया कि भाई पौधों के जो समुदाय होते हैं उनका अनुक्रमण कैसे होता है, मतलब सक्सेशन कैसे होता है, कैसे बढ़ोतरी हुई, कैसे आज की डेट में जो बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं वो कैसे बने, शुरू में तो ऐसा था नहीं कि एकदम से बन गए होंगे। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन का जो सिद्धांत दिया था फ्रेडरिक क्लेमेंटस ने दिया था। और पारिस्थितिकी को समुदाय का विज्ञान भी इन्होंने माना था। इसके अलावा एक थे हेनरी ग्लिसमन। हेनरी ग्लिसमन ने जो है समुदाय का व्यक्तिवादी सिद्धांत, इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट दिया था कि प्रत्येक प्रजाति अपने पर्यावरण के अनुसार स्वतंत्र रूप से विकसित होती है। तो समुदाय के बारे में तो आपको पहले याद रखना है कि भाई इतने सारे वैज्ञानिक हैं, इनका नाम जरूर याद रखना। अभी देखिए व्यष्टि मैंने पढ़ा दिया, मतलब एकल जीव पढ़ा दिया, इंडिविजुअल हो गया है। जनसंख्या पॉपुलेशन भी बता दिया। समुदाय कम्युनिटी की बात हो गई है, तो उसकी बात हम करते हैं। पहली बात आपको ये समझना है जनसंख्या और समुदाय में अंतर क्या होता है। जनसंख्या क्या है? जनसंख्या में केवल एक ही प्रजाति के जीव होते हैं, मतलब शेरों का समूह है, ठीक है, तो क्या है? जनसंख्या है। एक जंगल में केवल शेरों की संख्या। लेकिन समुदाय कम्युनिटी क्या होता है कि समुदाय में उस क्षेत्र की सभी प्रजातियों की आबादी शामिल होती है। मतलब एक एरिया है, मान लीजिए मैंने अभी एग्जांपल दिया था, गिर राष्ट्रीय उद्यान का एग्जांपल दिया, या आप किसी का भी ले लीजिए। मान लीजिए कि दुधवा टाइगर रिजर्व है, तो वहां पर शेर भी है, हिरन भी है, खरगोश भी है, पेड़ पौधे भी है, आम का पेड़ भी है, सहतूत का पेड़ भी है, सागवन का पेड़ भी, हर तरह के पेड़ मिलेंगे वहां पे, हर तरह के जीव पशु पक्षी मिलेंगे, मोर भी मिलेगा। तो इन सभी जीवों का जो समूह होता है ना, तो उसे समुदाय कहते हैं। सभी प्रजातियों का समूह समुदाय कहलाता है, यही अंतर है। समुदाय और पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर क्या होता है, क्योंकि समुदाय के बाद आप जो पढ़ेंगे ना IPCE 2B में, तो ये आपका क्या है? इकोसिस्टम है। तो समुदाय में केवल जीवित घटक होते हैं, ठीक है, केवल जीवित घटक। पेड़ पौधे क्या है? जीवित है, ठीक है, शेर भी जीवित है, हिरन भी जीवित है। तो सभी जैविक घटकों का एक हिसाब से समूह है ये। लेकिन जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, ये जैविक
जो कि समुदाय है, और इसके साथ ही अजैविक मिट्टी, पानी, हवा, इन दोनों का मिलन जब होता है तो एक पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। अब देखिए पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है इसमें समुदाय का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है। दो तरीके से बांटा गया है कि भाई पहला इन्होंने बांट दिया प्रमुख समुदाय मेजर कम्युनिटी और गौड़ समुदाय माइनर कम्युनिटी। और इसके अलावा इन्होंने किस पर बांटा है कि भाई हम और भी बांटेंगे आवास के आधार पे, स्थलीय, जलीय और सूक्ष्म जैविक। तो जो समुदाय का वर्गीकरण किया गया है वो आपके जैसे आधार निर्भरता और आकार के आधार पे बांटा गया। तो इन्होंने प्रमुख समुदाय और गौड़ समुदाय में बांट दिया। अब प्रमुख समुदाय में कौन आता है? प्रमुख समुदाय में वो आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब ये आत्मनिर्भर होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं होती है। ये सीधे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना वगैरह बनाते हैं और बढ़िया तरीके से जिंदगी जीते हैं। लेकिन इन्हें जीने नहीं देते हैं खरगोश और हिरन जैसे लोग आकर के खा जाते हैं। प्रमुख समुदाय वो हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये अपने आसपास के अन्य समुदायों पर निर्भर नहीं रहते हैं। इनका आकार बहुत बड़ा होता है। जैसे आप अमेज़न का एक वर्षावन देख लो, कोई बड़ा रेगिस्तान है, पूरा एक महासागर है। वहीं जो गौड़ समुदाय यानी माइनर कम्युनिटीज होती हैं, ये समुदाय पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं होते हैं। ये निर्भर किस पर होते हैं? प्रमुख समुदाय पर। ये अपनी ऊर्जा और पोषण के लिए दूसरे समुदायों पर निर्भर रहते हैं, मतलब पड़ोसियों पर निर्भरता रहती है। इन्हें अक्सर सोसाइटी भी कहा जाता है। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं और प्रमुख समुदाय आकार में बहुत बड़े होते हैं। तो कथन कारण में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, दे देगा कि भाई प्रमुख समुदाय बहुत छोटे क्षेत्र में होता है, तो नहीं, बहुत बड़े क्षेत्र में होता है। गौड़ समुदाय छोटे क्षेत्र में होता है। जैसे किसी जंगल में कोई पेड़ गिर गया तो उसके तने पे कवक वगैरह उगा है, ठीक है, फंगस जिसे कहते हैं, तो क्या है वो आपका गौड़ समुदाय है। अब आवास के आधार पे देखोगे तो आवास के आधार पे तीन तरीके के होते हैं। स्थलीय समुदाय होते हैं, मतलब जो स्थल में होते हैं। दूसरा आपका जलीय समुदाय, एक्वाटिक कम्युनिटीज होती हैं। और जलीय समुदाय को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अलवणीकृत और समुद्री या फिर लवणीकृत कह सकते हो। नदी, तालाब और झील के जीव क्या होते हैं? ये अलवणीकृत होते हैं, मतलब इसमें जो है आपको साल्ट नहीं देखने को मिलेगा, नमक नहीं मिलेगा इस पानी में। जबकि जो समुद्र महासागर है वहां पे देखने को मिलेगा। सूक्ष्म जैविक समुदाय तीसरा आपका है, माइक्रोबियल कम्युनिटी। मिट्टी, पानी, हवा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव का समूह जो होता है उसे कहा जाता है। ये मृत पदार्थों को सड़ा करके पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों को रिसाइकिल करते हैं कि भाई ये रिसाइकिल होने का समय तुम्हारा आ गया है। यहाँ देख सकते हो, बड़े बड़े चीज में भी देख सकते हो। जो स्थलीय समुदाय उसमें घास का मैदान आएगा, टेगा वन, टुंड्रा प्रदेश, ये सभी आते हैं। यहाँ पूरा जीवन जो है क्या होता है, तापमान और वर्षा पर निर्भर होता है। इसके अलावा जो जलीय समुदाय आपका है, एक्वाटिक कम्युनिटी है, ये मैंने बता ही दिया। और सूक्ष्म जैविक जो आपका है यही बता दिया। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे हम प्रजाति प्रभावशीलता और उनकी भूमिका के बारे में। स्पीशीज डोमिनेंस एंड फंक्शनल रोल्स। प्रजाति प्रभावशीलता को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। जैसे आपका जो पहला होता है प्रधान प्रजाति समुदाय, मतलब डोमिनेंट स्पीशीज कम्युनिटी। प्रधान प्रजाति समुदाय यह समुदाय के भौतिक वातावरण और अन्य प्रजातियों के विकास को नियंत्रित करता है। संसाधन पर इनका इस प्रकार से कब्जा होता है कि पूरे जंगल के वातावरण को यही तय करते हैं। जैसे देवदार के वृक्ष हैं किसी जंगल में, ठीक है, तो ये मुख्य प्रजाति है। देवदार के वृक्ष ही डिसाइड करेंगे किस तरीके के जीव होंगे, किस तरीके से इनका रहन सहन होगा, ये सारी चीजें। तो ये प्रधान प्रजाति समुदाय होते हैं। आप देखते हैं किसी न किसी क्षेत्र पे, मान लीजिए कोई जंगल है तो वहां सागवान के बहुत ज्यादा वृक्ष हैं, तो डोमिनेंस है उनका। अगर सागवान के वृक्ष आप खत्म कर देंगे तो उस पर जो ऑलरेडी निर्भर जीव होते हैं उन पर भी उनका प्रभाव पड़ेगा। फिर वो जीव भी एक हिसाब से विलुप्त हो जाएंगे। हो सकता है नए पेड़ उगाएं, वो सारी चीजें हो जाए, दूसरी जो है प्रजातियां वहां पे आ जाए उन नए पेड़ों को देख करके। लेकिन सागवान के वृक्ष के हिसाब से वहां पे जो जीव जंतु थे उन पर उनका प्रभाव पड़ता है। उसी तरीके से देवदार का एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है। दूसरा आपका कीस्टोन प्रजाति समुदाय होता है। इसकी बात हम आगे करेंगे, विस्तार से करेंगे, लेकिन यहाँ आप समझ लीजिए कि भाई
यदि इन्हें हटा दिया जाए, मतलब की स्टोन प्रजाति किसे कहा जाता है? ऐसी प्रजाति जिन्हें अगर हटा दिया जाए तो पूरा समुदाय बिखर जाएगा या फिर नष्ट हो जाएगा। तो इस तरीके की प्रजाति होती है कि अगर इनका अस्तित्व नहीं होगा तो पूरा समुदाय इधर उधर हो जाएगा। आमतौर पर जो की स्टोन प्रजाति होते हैं शीर्ष शिकारी होते हैं जो अन्य प्रजातियों की आबादी को नियंत्रित करते हैं। अब यहाँ आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये आपका एक सी ऑटर है। तो सी ऑटर जो आपका होता है ये समुद्री अर्चिन को खाता है। ये समुद्री अर्चिन है, इसको खा रहा है ये। लेकिन अगर सी ऑटर को खत्म कर दिया जाए तो ये समुद्री अर्चिन जो है वहां के शैवाल, आपके फाइटोप्लैंक्टन, उनको सबको खत्म कर देगी, वहां पे उपज ही नहीं होगी। अब फाइटोप्लैंक्टन वगैरह सब खत्म हो गया तो मछलियां वहां भोजन नहीं पाएंगी, वो भी खत्म हो जाएंगी। तो ये आप समझिए कि स्टोन प्रजाति बहुत ही मुख्य प्रजाति होती है जो अगर खत्म हो जाए तो पूरा समुदाय इधर उधर हो जाएगा। एक आपकी होती है स्थापना करता या फाउंडेशन प्रजाति समुदाय। फाउंडेशन स्पीसीज जिसे कहते हैं, ये खुद अपनी शारीरिक संरचना से अन्य जीवों के रहने के लिए घर या आश्रय बनाते हैं। जैसे महासागर है तो वहां पे मूंगा मूंगा चट्टाने जो होती है एक जीव है। मूंगा चट्टाने वास्तव में एक जीव होते हैं, लेकिन उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे जीव उन्हीं के अंदर घर बना लेते हैं। वो इस तरीके से एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं कि वहां मछलियां भी आकर तैरती हैं, उनका भी घर होता है आसपास, बहुत ज्यादा छोटे जीवों का भी होता है। तो लाखों अन्य समुद्री प्रजातियों को रहने का स्थान और भोजन प्रदान करते हैं मूंगा चट्टाने जो होती हैं। अगर स्थापनाकर्ता फाउंडेशन प्रजाति के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाए तो उसमें अगर मूंगा चट्टान है तो उसे आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी शारीरिक संरचना ऐसी होती है कि भाई अन्य जीवों को रहने के लिए और खाने के लिए ये बहुत ही बढ़िया जो है एक सिस्टम प्रदान करती है। इसके अलावा संकेतक प्रजाति समुदाय होता है, तो इसमें आपको पता है लाइकेन होता है, ठीक है, लाइकेन मॉस। स्वास्थ्य का पैमाना, मतलब इनकी उपस्थिति अनुपस्थिति से पूरे समुदाय की स्वास्थ्य और प्रदूषण का स्तर नापा जा सकता है। जैसे कोई वृक्ष है वहां पे मान लीजिए लाइकेन है, तो मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। तो अगर हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो ये गायब हो जाएगा। अगर ये गायब हो गया तो सबको पता चल जाना चाहिए भाई प्रदूषण है वायु में, ठीक है। और अगर प्रदूषण नहीं है तो लाइकेन मॉस। आप जंगल में जब जाएंगे ना, पहाड़ों में जाएंगे, मेघालय मणिपुर जाएंगे, तो वहां जब जंगल में घुसेंगे तो आपको लाइकेन वगैरह पेड़ों में चिपके हुए दिखेंगे। तो वहां पे उस स्तर का प्रदूषण भी नहीं है, इसीलिए दिखेंगे। लेकिन अगर आप सोचें उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में किसी जंगल में दिख जाए तो नहीं दिखेंगे। तो ये संकेतक प्रजाति होती है। तो संकेतक प्रजाति में ऑप्शन में आए तो आपका क्या होगा, लाइकेन या मॉस। अब देखिए छाता प्रजाति समुदाय, अम्ब्रेला स्पीसीज कम्युनिटी। अप्रत्यक्ष संरक्षण होता है इनका, मतलब यदि हम इस एक प्रजाति को बचाने के लिए कदम उठाए ना तो उस पूरे क्षेत्र में रहने वाले सैकड़ों अन्य छोटी प्रजातियां अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी। यहाँ पर आप उदाहरण देख सकते हैं भाई, जैसे बाघ है या फिर एशियाई हाथी है। जैसे बाघ का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो बाघ अगर जंगल में रहेगा तो उसको खाने के लिए क्या चाहिए, शाकाहारी जीव चाहिए। तो शाकाहारी जीव होंगे तभी तो बाघ रहेगा। तो बाघ के रहने से ये निश्चित हो जाता है कि भाई शाकाहारी जीव वहां पर होंगे ही होंगे। तो इस तरीके की प्रजाति छाता प्रजाति कहलाती है, ठीक है। बाघ आपका ऐसा एग्जाम्पल है कि आपका की स्टोन प्रजाति में भी आएगा, क्योंकि बाघ अगर खत्म हो गए ना, बाघ खत्म हो गए, शेर भी खत्म हो गया, भेड़िया भी खत्म हो गया, ये सब एक हिसाब से की स्टोन प्रजाति में आएंगे। हाथी भी आपका की स्टोन प्रजाति में आएगा, अभी आगे बात हम करेंगे। लेकिन छाता प्रजाति में भी आपका ये एग्जाम्पल आता है। अब देखिए आखिरी क्या है कि आक्रामक प्रजाति समुदाय, इन्वेसिव स्पीसीज कम्युनिटी, मतलब नकारात्मक प्रभाव इनका होता है। ये बहुत तेजी से फैलती हैं और स्थानीय प्रजातियों के संसाधनों को छीनकर उन्हें खत्म कर देती है। जैसे जलकुंभी आपका होता है, लंटाना होता है। तो जैसे भारत में जलकुंभी या लंटाना की झाड़ियां होती है, जिससे जो है वनस्पतियां खत्म हो जाती है। किसी मान लीजिए तालाब में अगर जलकुंभी एक पड़ गई ना तो वो बढ़ती रहती है, तो बढ़ती रहती सूर्य का प्रकाश भी नीचे नहीं जाने देती है। तो अन्य जो जीव होते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे और नीचे जो आपके फाइटोप्लैंक्टन वगैरह वो भी खत्म हो जाएंगे। तो ये आक्रामक प्रजाति में आता है। तो जलकुंभी अगर ऑप्शन में है और पूछ ले आक्रामक प्रजाति कौन सी है, तो जलकुंभी, लंटाना, ये सब क्या है, आक्रामक प्रजाति है। अब देखिए कीस्टोन प्रजाति की बात हम यहाँ पे कर ही लेते हैं बढ़िया तरीके से।
कीस्टोन प्रजाति क्या है? कीस्टोन प्रजाति वह प्रजाति होती है भाई जो अपने कम संख्या व घनत्व के बावजूद, उनकी संख्या भी कम है, डेंसिटी भी कम है, मतलब 100 जीव हैं तो उसमें 3-4 आपके मान लीजिए कीस्टोन प्रजाति है, 3-4 शेर हैं। एक जंगल है, 100 जीव है, उसमें 3-4 शेर हैं। तो उनकी संख्या क्या है? कम है। घनत्व भी उनका 3% है। इन सब के बावजूद जो है पूरे तंत्र का संतुलन कहीं न कहीं कीस्टोन प्रजाति के जिम्मेदारी पे रहता है। पूरे जंगल का संरचना और जीवन बनाए रखने में इनकी केंद्रीय भूमिका होती है। यदि इस प्रजाति को तंत्र से हटा दिया जाए तो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बिखर जाएगा या पूरी तरीके से बदल जाएगा। 2 चीज होंगी, या तो भाई नष्ट हो गया या फिर बदल गया। अब इसकी जो खोज की थी, मतलब जो आपके कीस्टोन प्रजाति की खोज करते हैं, ये रॉबर्ट टी पेन करते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई कीस्टोन प्रजाति किसके द्वारा खोजी गई? तो रॉबर्ट टी पेन के द्वारा। इन्होंने इसका नाम मेहराब के शीर्ष पर लगने वाले मुख्य पत्थर के नाम पर रखा था, और जिसके बिना पूरा मेहराब गिर जाता है। और याद रखना ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे, क्योंकि ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन में कि भाई ये वैज्ञानिक थे, कैसे वैज्ञानिक थे? अमेरिकी थे, फ्रांसीसी थे, जर्मनी के थे। तो रॉबर्ट टीपेन थे, कीस्टोन प्रजाति की खोज करते हैं और बताते हैं कि भाई एक जो है आपका स्टोन से बना हुआ मेहराब है, और उसमें एक बीच में जो पत्थर लगा हुआ है, इसको अगर हम हटा देंगे ना तो ये मेहराब पूरा गिर जाएगा। तो क्योंकि ये स्टोन था और ये पूरा जो आपका स्थिर है वो इसी की वाले स्टोन पे स्थिर है, इसीलिए इसे की स्टोन प्रजाति कहा गया। और की स्टोन शब्द भी इन्होंने ही गढ़ा था। अस्तित्व का आधार, यदि इन्हें हटा दिया जाए तो पूरा समुदाय बिखर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आमतौर पर जो शीर्ष शिकारी होते हैं, टॉप प्रेडेटर्स होते हैं, वो जो है अन्य प्रजातियों की आबादी को नियंत्रित रखते हैं। अब देखिए रॉबर्ट टिपन ने प्रयोग क्या किया था, ये भी पूछ लेते हैं भाई। रॉबर्ट टिपन ने किसका प्रयोग किया था? ऑप्शन दे देंगे भाई, पिंसेस्टर्स का किया था, लाइकेन का किया था, मॉस का किया था, कुछ भी दे देंगे ऑप्शन में। तो ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। अब देखिए रॉबर्ट टिपन जो है प्रशांत महासागर में गए, वहां पे पिसेस्टर नाम की जो है एक मांसाहारी स्टारफिश थी, जिसे तारा मछली कहा जाता है। मतलब ये मांसाहारी होती है और क्या खाती है? मसल्स खाती है। मसल्स जो होते हैं इस तरीके के होते हैं समुद्र में। तो स्टारफिश जो थी पिसेस्टर नाम की, उसका ये भोजन था, तो इसका सफाया ये करती रहती थी। लेकिन फिर क्या हुआ भाई, स्टारफिश जो पिसेस्टर नाम की स्टारफिश थी उसे हटा दिया गया, एकदम खत्म कर दिया गया। तो जब इसे खत्म किया गया तो क्या हुआ कि भाई मसल्स बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट होती हैं, और जो भी चट्टान थी आसपास की सबको घेर लेती हैं, चट्टानों को दबा देती हैं। वहां चट्टानों पर जो शैवाल थे, घोंगे थे, अन्य जीव थे, लगभग 28 प्रजातियां पूरी तरीके से विलुप्त हो जाती हैं। तो सोचिए, एक स्टारफिश जो कि नियंत्रण रखती थी, जो आपके ये होते थे मसल्स, इनको खा करके उसको हटाने से 28 प्रजातियां खत्म हो गई। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, शीर्ष शिकारी, एपेक्स प्रेडेटर्स। ये शिकारी जो होते हैं, मतलब शीर्ष शिकारी जो होते हैं, शाकाहारी जीवों की आबादी को नियंत्रण में रखते हैं, जिससे वनस्पतियां सुरक्षित रहती हैं। मान लीजिए ज्यादा जो है आपके शाकाहारी जीव हो गए तो वनस्पतियां खत्म हो जाएंगी अल्टीमेट, उसके बाद जीव भी खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देख सकते हो, भेड़िया आपका ये दिख रहा है ना, प्यारा सा भेड़िया है। तो अमेरिका का एक येलोस्टोन नेशनल पार्क था, वहां पर भेड़िए बहुत सारे थे, सब संतुलन में चल रहा था। लेकिन वो भेड़िए कभी कभी किसी के घर में भी घुस जाते थे, तो सबने कहा चलो इनको खत्म करते हैं। तो येलोस्टोन जो जंगल था ना, मतलब नेशनल पार्क था, वहां से भेड़ियों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। जब खत्म कर दिया गया तो हिरणों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई। हिरण के साथ साथ और भी जीव बढ़ जाएंगे, ऐसा तो नहीं भेड़िया सिर्फ हिरण को खाता है। लेकिन क्योंकि अब भेड़िया खत्म हो गया तो इनकी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि इन्हें मारने वाला कोई है ही नहीं। तो वहां पे जो सारे पेड़ पौधे थे, जेब्रा मान लीजिए, जेब्रा अपना अपनी लंबी गर्दन करके जो है खा रहा है बढ़िया तरीके से। तो वहां पे धीरे धीरे क्या हुआ कि सारे पेड़ पौधे खत्म हो गए, और घास तो खत्म ही हो गई, साथ में नदियां सूखने लगी, और अन्य जीव भी गायब हो गए। भाई घास सारी उसने चर डाली, ठीक है, तो घास टिड्डा भी खाता, टिड्डा खत्म हो जाएगा, छोटे छोटे जीव खत्म हो जाएंगे, खरगोश भी खत्म हो जाएंगे। भाई एक लिमिट समय तक खाना ही नहीं है तो क्या करोगे?
पेड़ पौधे खत्म हो गए, नदियां भी सूखने लगेंगी। तो 1995 में फिर से भेड़ियों को लाया गया, तो पूरा जंगल और नदियां फिर से जीवित हो उठे। इसी तरीके से बाघ और शेर भी हैं। भाई हिरण की संख्या ज्यादा हो जाती है जंगल में, अगर ये नहीं होते तो पर्यावरण जो है ये मान के चलिए कि संतुलन रखना चाहती है कि भाई सब लोग संतुलन में रहो। इसके अलावा पारिस्थितिकी तंत्र में इंजीनियर की बात करें तो जैसे आपका ओद बिलाव है, तो नदियों में लकड़ी और मिट्टी के ऊंचे बांध बनाता है। जब ये बांध बनाता है तो जंगल पार करने में कई जीव जंतुओं को आसानी होती है। साथ में जब बांध बनाएगा इसे, तो वहां पर आसपास बहुत सारे जीवों का रहने का घर बनेगा, जो आपके नदी के जीव हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। पशु पक्षियों को वहां पे भोजन मिलेगा, क्योंकि आके वो पुल पे बैठेंगे, देखें कोई मछली आ रही, बस टपाक से पकड़ेंगे, क्योंकि वहां घर है उन मछलियों का। मेढक वहां पे बैठा है, सांप आके चुपके से खा जाएगा। तो ये सारी चीजें होती है भाई। तो ऊँट बिलाव क्या है, ये भी पारिस्थितिकी इंजीनियर है। तो ये ऑप्शन में आ सकता है। हाथी भी इंजीनियर है। क्यों इंजीनियर है भाई, जो जंगल है आपका वहां पे मान लीजिए कि रास्ता बनाने का काम जो करता है वो हाथी करता है। रास्ता जब बना रहता है ना, तो पेड़ पौधों को धूप मिलती है। छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, अगर बड़े पेड़ पौधे हैं तो उनको धूप मिल रही है, लेकिन छोटे पेड़ पौधों को धूप कैसे मिलेगी। रास्ता उसने बना दिया, छोटे छोटे पौधों को भी धूप मिलेगी। साथ में उसने गड्ढे खोद दिए बड़े बड़े, तो उसमें जब पानी भर जाएगा तो लोग पानी पिएंगे आकर के। ठीक है, तो अन्य जानवरों की प्यास भी बुझेगी। तो ये सारी टहनियाँ तोड़ देता है, तो टहनियाँ गिर गई तो मान लीजिए बहुत सारे जीव हैं जो ऊपर नहीं पहुंच सकते, उनकी सूढ़ नहीं है। हिरन जैसे जीवों की सूढ़ नहीं, तो अपना उन्हें आहार मिल जाएगा, पौष्टिक आहार। तो ये दोनों इंजीनियर का काम करते हैं। वहीं आपसी मददगार में जैसे मधुमक्खी है, तो मधुमक्खी क्या करती है, परागण करती है, पॉलिनेशन करती है अधिकांश पौधों का और फसलों का। तो ये सभी कीस्टोन प्रजाति हैं। कीस्टोन प्रजाति की अगर विशेषता देखोगे तो भाई असरदार भूमिका होती है। इनकी संख्या भले ही कम हो, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र में इनका प्रभाव सबसे अधिक होता है। विविधता के रक्षक होते हैं, यानी प्रजातियों को नष्ट होने से बचाते हैं और जैव विविधता को बनाए रखते हैं। इसके अलावा श्रृंखलाबद्ध प्रभाव होता है। इन्हें हटाने से पूरे खाद्य जाल में विनाशकारी बदलाव आएंगे। तो अच्छे से समझ गए होंगे कि कीस्टोन प्रजाति को आप लोग। अब वनस्पति के प्रभाव और आकार के आधार पर समुदाय को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, वनस्पति के प्रभाव और आकार के आधार पर समुदाय का विभाजन। जैसे आपका वृक्ष समुदाय है, तो इसमें मोटा और लकड़ीदार मुख्य तना होता है इन लोगों का। ठीक है, इसके अलावा इनकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है, वन का ऊपरी हिस्सा होते हैं। और उदाहरण में देखोगे बरगद है, सागौन है, देवदार है, आम का पेड़ है। तो ये सभी क्या है, ये वृक्ष समुदाय में आते हैं। इसके अलावा झाड़ी समुदाय में जैसे गुलाब का पेड़ आपका हो गया, ठीक है, गुड़हल का पेड़ हो गया, करोंदा, मेहंदी। तो झाड़ी समुदाय में क्या होता है कि ये मध्यम ऊंचाई के पौधे होते हैं। इसमें जमीन के पास से कई लकड़ीदार शाखाएं निकलती हैं, लकड़ीदार है। ठीक है, इनमें वृक्षों की तरह एक मुख्य तना नहीं होता कि एक तना है बस, तो ऐसा नहीं है, कई सारे तना होते हैं इसमें। वहीं अगर बात करें साकी समुदाय, जो हर्ब कम्युनिटी आपकी होती है, ये मैं पेड़ पौधों के समुदाय की बात कर रहा हूँ। समुदाय में जीव जंतु भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं। साकी समुदाय जो होता है, ये छोटे और कोमल तने वाले पौधे होते हैं जिनमें लकड़ी नहीं होती है। इनका जीवन काल अक्सर 1 या 2 सीजन का होता है, जैसे पुदीना, धनिया, गेहूं, घास, टमाटर। ठीक, ये सारी चीजें। लताओं का समुदाय देख सकते हो। अब इसमें लताओं में मनी प्लांट, अंगूर की बेल, कद्दू की बेल, अधिपादप मतलब एपीफाइट्स जो होते हैं, ये जो है दूसरे पेड़ पौधों पे उगते हैं। ठीक है, ये ऐसे पौधे होते हैं एपीफाइट्स या अधिपादप समुदाय, जो दूसरे बड़े पेड़ों की शाखाओं पर उगते हैं, लेकिन उनसे पोषण नहीं लेते हैं। ये उनसे पोषण नहीं लेते हैं, ये परजीवी नहीं होते हैं। ये कैसे भोजन बनाते हैं, ये भी सूर्य से भोजन बनाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनसे भोजन लेते हैं, सूर्य से भोजन प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल आप कह सकते हैं आर्किड आपका हो गया, कुछ विशेष प्रकार की इकाई होती है। तो ये क्या है, अधिपादप है। अब आवास के आधार पर वनस्पति समुदाय, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो ही जाता है जब आपने पढ़ाई नहीं की है। और पढ़ाई की है तो वही क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। आवास के आधार पर 5 प्रकार के समुदाय होते हैं। एक आपका जलोद्भिद वनस्पति समुदाय होता है, और ये क्या होता है भाई, ये पूरी तरीके से पानी में, अत्यंत गीली मिट्टी में पाया जाता है। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट होगा,
ठीक है। एआई अभी हिंदी उतना नहीं समझ पाता, धीरे धीरे समझने लगेगा, कहीं कहीं थोड़ी बहुत गलती कर देता है। तो यहाँ मिट्टी लिख दिया है, तो मिट्टी होगा फिलहाल, ठीक है। तो जलोदभिद वनस्पति समुदाय, हाइड्रोफाइटिक एक्वाटिक कम्युनिटी। तो ये जो होते हैं पेड़ पौधे, ये किसमें उगते हैं? ये आपके पानी में उगेंगे, या फिर कोई दलदली क्षेत्र है उसमें उग जाएंगे। कहते हैं ना कीचड़ में कमल उगता है, तो कमल हो गया, जलकुंभी हो गया, हाइड्रीला हो गया, लंटाना हो गया। तो ये सब क्या है? जलोदभिद वनस्पति समुदाय है, मतलब जल में उगेंगी। इसके अलावा मरुद्भिद वनस्पति समुदाय आपका होता है जेरोफाइटिक डिजर्ट कम्युनिटी। अब ये कहाँ उगेंगे? जहाँ पे सूखा है, मरुस्थल है, अत्यधिक सूखे कम वर्षा वाले रेतीले क्षेत्र में उगेंगे। और पानी बचाने के लिए इनकी जो पत्तियां होती हैं कांटों में बदल जाती हैं, ठीक है, पानी बचाने के लिए। इनका तना जो होता है गूदेदार होता है, उसमें पानी भरा रहता है। जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक जाती हैं, बहुत अंदर तक क्यों जाती हैं? क्योंकि पानी ढूंढती हैं कि भाई कहीं तो पानी मिल जाए। तो रेगिस्तान में जितने पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं। पानी नहीं भी मिला तो नमी तो मिल ही रही है ना। नागफनी, बबूल, एलोवेरा। एलोवेरा भी आपका क्या है? मरुद्भिद वनस्पति समुदाय है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और उसमें एलोवेरा ऑप्शन दे दिया जाता है। लोग समझते हैं एलोवेरा कहाँ होगा, ये तो समुद्भिद है, मतलब मेसोफाइटिक है। एलोवेरा जो आपका है वो मरुद्भिद होता है, इतना आप समझ के चलेंगे। समुद्भिद वनस्पति समुदाय मतलब मेसोफाइटिक कम्युनिटी, ये सामान्य मैदानी इलाकों का समुदाय होता है। मतलब जो मैदानी इलाका है वहां पे ना तो पानी की कमी है, ना पानी बहुत ज्यादा है, मतलब संतुलित है। तो ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा वनस्पति समुदाय है। तो प्रश्न कभी बन जाए कि भाई पृथ्वी पर सबसे बड़ा वनस्पति समुदाय कौन सा है, उसमें ऑप्शन दे दिया जलोदभिद, मरुद्भिद और जो आपका लवणोद्भिद, ये सारी चीजें दे दी। तो आपको कुछ भी नहीं सोचना, समोद्भिद वनस्पति समुदाय लगा देना। इंग्लिश में अगर लगाएंगे मेसोफाइटिक कम्युनिटी। नीम का पेड़, पीपल का, आम का, शीशम का, अधिकांश कृषि फसलें, मक्का, धान, ये सब क्या है? ये सब समोद्भिद वनस्पति समुदाय में आते हैं। उसके बाद आपका लौणोद्भिद वनस्पति समुदाय आता है हेलोफाइटिक मैंग्रोव कम्युनिटी। आवास जैसे आपका है कि भाई समुद्र के तटीय इलाकों, दलदली क्षेत्रों, अत्यधिक खारे पानी में जो है उगता है ये, और खारा पानी होना अनिवार्य है। दलदली मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण इनकी जड़ें क्या होती हैं? ऑक्सीजन पाने के लिए जमीन के ऊपर निकल आती हैं, जिन्हें कहा जाता है न्यूमेटोफोरा। सुंदरी के वृक्ष और सुंदरवन के मैंग्रोव वन, ये सब क्या है? लौणोद्भिद वनस्पति समुदाय या हेलोफाइटिक मैंग्रोव कम्युनिटी है। यहाँ पर आप देखेंगे लिथोफाइटिक कम्युनिटी, मतलब जो चट्टानों पर उगते हैं, जैसे आपका लाइकेन है, फर्न है, चट्टानी काई है। तो ये नग्न चट्टानों, पत्थरों की दरारों या पहाड़ों की ढलानों पर उगता है, जहां मिट्टी ना के बराबर होती है। तो उसे सैलोद्भिद कह लो या लिथोफाइटिक कह लो। कभी कभी इंग्लिश में भी दे सकता है। हिंदी वालों को ये चीज ध्यान रखना है, इंग्लिश वालों को तो इंग्लिश में ही देगा, लेकिन हिंदी वालों को इंग्लिश में भी दे सकता है। तो इसलिए दोनों आप समझ के चलेंगे, जहां जरूरत होती है वहां इंग्लिश भी आपका लिख दिया जाता है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण की बात करेंगे, 5 स्टेज ऑफ सक्सेशन। देखिए प्रसिद्ध एक पारिस्थितिकी विज्ञानी थे फ्रेडरिक क्लेमेंटस। इनके अनुसार एक नए समुदाय की पूरी तरह स्थापित होने के निम्नलिखित 5 क्रमिक चरण होते हैं। मतलब जो समुदाय आपका विकसित हुआ है उसके 5 क्रमिक चरण हैं। वो 5 क्रमिक चरण आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये मिलान में भी आता है, क्रोनोलॉजी में भी आ जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ये क्या होता है, सबसे पहले कौन आता है, बाद में कौन आता है। जो सबसे पहले आता है वो आपका होता है न्यूडेशन, ठीक है, नग्नता। हिंदी में नग्नता लिख कर देगा और इंग्लिश में देगा तो न्यूडेशन देगा। आक्रमण, इन्वेजन, माइग्रेशन, प्रतिक्रिया, रिएक्शन, स्थिरीकरण या चरम सीमा, स्टेबलाइजेशन और क्लाइमेक्स, चरम समुदाय, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अब देखिए न्यूडेशन सबसे पहला चरण है। इसमें होता क्या है कि जहां कोई प्राकृतिक आपदा आई, मान लीजिए ज्वालामुखी फटी, ग्लेशियर पिघल गया, भूस्खलन हो गया, पूरा का पूरा पहाड़ खिसक गया, तो मानवीय कारण से बिल्कुल जीव विहीन बंजर तैयार हो गया। मानवीय कारण हो या प्राकृतिक कारण हो, वहां पे बंजर भूमि एक तरीके से स्थापित हो गई। तो वहां पर कोई जीवन नहीं है, ना किसी पेड़ का जीवन है, ना किसी मनुष्य का जीवन, कुछ भी नहीं है, ना किसी जीव का जीवन है। तो उसी को कहा जाता है नग्नता। तो इस नग्नता को भरने के लिए, ठीक है, कपड़ा पहनाने के लिए कौन आता है? तो
कपड़ा पहनाने के लिए होता है आक्रमण, मतलब इन्वेजन, माइग्रेशन होता है। अब इन्वेजन और माइग्रेशन कैसे होगा? मान लीजिए एक आपका तोता है, ठीक है, तोता तो बहुत सारी चीजें खाता है, सिंपल सी बात है। तो मान लीजिए कि तोते ने कहा कि चलो यार आज कुछ खाते हैं, तो वो जो है एक जो है जामुन के पेड़ पे गया, जामुन वगैरह उसने तोड़े, खाए बढ़िया तरीके से। मालिक ने कहा इसे भगाओ, तो भागते भागते आए और यहाँ पर उसे जगह मिली खाली, तो उसने कहा चलो यार यही खाते हैं। तो यहाँ पर वो बैठ गया, उसने जो है गूदा उदा खाया और बीज यहाँ पे छोड़ दिया। इसके अलावा हवा से कुछ हो सकता है, लार्वा से कुछ हो सकता है, मतलब किसी तरीके से कोई बीज मतलब आकर के यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो बंजर क्षेत्र में हवा हो या पानी या जानवर के माध्यम से किसी तरीके से, हवा से भी कुछ बीज, बीजाणु, लार्वा यहाँ पे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर एक उगने का काम स्टार्ट हो जाता है। मान लीजिए कि सबसे पहले कोई उगा तो कुछ भी नहीं उगा, तो लाइकेन, ठीक है, पानी वानी थोड़ा बहुत गिरा और लाइकेन वहां पे पत्थरों पे उग गई, तो आपकी पहली प्रजाति होगी, पायोनियर स्पीसीज, अग्रगामी प्रजाति कह सकते हो। तो लाइकेन का ऑप्शन जो होता है वो अग्रगामी प्रजाति के लिए होता है, लाइकेन और मॉस कह सकते हो। तो ये होता है। अब भाई हुआ क्या कि यहाँ पर मान लीजिए लाइकेन उग गया चट्टान पे, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद लाइकेन जब उगा छोटा छोटा, तो उसका एक जीवन काल होगा, टाइम पीरियड होगा। जब लाइकेन खत्म होगा तो उसका एक अवशेष होगा, तो अवशेष जो होगा वहां पर जितनी उसने मिट्टी उट्टी बनाई है ना, उसमें मिल जाएगा। अब उसमें वो मिल गया तो क्या है भाई, उसमें बहुत ज्यादा खनिज पदार्थ हैं, वहां पे फिर से उगेगा कुछ, थोड़ा उससे बड़ा उगेगा, वो भी मरेगा, ठीक है, वो पेड़ पौधा भी मरेगा। तो वहां और जो है उपजाऊ जमीन हो जाएगी थोड़ा बहुत, फिर उससे भी बड़े उगेंगे, इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा। तो जो थर्ड स्टेज है वो रिएक्शन है, कि जीवित रहने वाले जीव अपने पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। लाइकेन या छोटी घास मरती है तो वे सड़कर मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बना लेती है, और इससे वहां की मिट्टी और नमी में सुधार होता है, बहुत ज्यादा सुधार होता है, जिससे अब नए पेड़ पौधे और बड़े पेड़ पौधे जैसे झाड़ियां और बड़े पेड़ के उगने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन जाती हैं। उसके बाद एक जो आपका आता है चरम सीमा या स्त्रीकरण कह सकते हो, ये अंतिम चरण है। पर्यावरण में आए सुधार के बाद अंततः एक ऐसा विशाल और जटिल समुदाय स्थापित होता है जो स्थानीय जलवायु के साथ पूरी तरीके से संतुलन बना लेता है। चरम सीमा के बाद आपका चरम समुदाय आएगा। ये पूर्ण विकसित होता है, आत्मनिर्भर होता है, संतुलित होता है। इसमें जैव विविधता बहुत अधिक होती है और यह पर्यावरण के साथ दीर्घ काल तक स्थिर रहता है। तो देखिए, नग्नता हो गया, आक्रमण, प्रतिक्रिया, स्त्रीकरण, चरम समुदाय, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका पायोनियर स्पीसीज। उसके बाद यहाँ पे चरम समुदाय, इसके बीच में जो प्रक्रिया होती है इसे कहा जाता है सेजल, सेजल स्पीसीज कह सकते हो, सेजल कम्युनिटी कह सकते हो। ये क्वेश्चन भी बना हुआ है, अभी आगे इसके बारे में बात कर लेंगे। पारिस्थितिकी में कुछ और आधारों पर भी अनुक्रमण को वर्गीकृत किया गया है, जैसे स्वजात अनुक्रमण होता है। तो कभी प्रश्न बन जाए कि भाई स्वजात अनुक्रमण का एग्जाम्पल कौन सा है, कुछ भी दे दिया तो आपको बता देना भाई स्वजात अनुक्रमण वो है कि जब समुदाय में बदलाव वहां रहने वाले जीवों की अपनी गतिविधि के कारण होता है। जैसे पेड़ पौधे हैं वो गिरे, सड़ गए, उसमें से जो है बहुत ही ज्यादा खनिज थे, फिर से वो उगे, वहां पे बड़े पेड़ पौधे बने, फिर वो पेड़ पौधा मरा, फिर वहां और बड़े पेड़ पौधे बने। तो जो समुदाय में बदलाव हो रहा है उनकी ही उपस्थिति और अनुपस्थिति के हिसाब से हो रहा है। इसके अलावा परजात अनुक्रमण जो होता है उसमें बदलाव जो है जीवों के कारण नहीं होता है, बल्कि भौतिक या अजैविक कारकों के कारण होता है। जैसे मरुस्थल है तो वहां पानी नहीं गिरता है, इसीलिए वहां मरुस्थल है। अगर पानी वगैरह बढ़िया टाइम से गिरे तो वहां पेड़ पौधे उगाएंगे, सारी चीजें होंगी। जमीन अगर उपजाऊ होगी तो और बढ़िया होगा। जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक सूखा पड़ना, मिट्टी का क्षरण होना, ये सब क्या है? परजात अनुक्रमण है, मतलब अजैविक तत्व जिनके वजह से उस जगह का विकास हो सकता है, ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा स्वपोषी अनुक्रमण होता है, मतलब ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन होता है। इंग्लिश जरूर याद कर लेना इसकी, क्योंकि आजकल हिंदी वालों को भी इंग्लिश में ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन जो होता है इसमें हरे पौधों की संख्या बहुत अधिक होती है,
और यह कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध होता है। परपोषी अनुक्रमण नाम से ही पता चल रहा है भाई, दूसरे के ऊपर ही डिपेंडेंट है। जैसे आपका कवक हो गया, तो कवक किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सड़ी गली चीजों के ऊपर। बैक्टीरिया, जंतुओं जैसे उपभोक्ता है घटकों की प्रधानता होती है। अनुक्रमण के दौरान आने वाले मुख्य बदलाव यहाँ पे देखिए। जैसे अनुक्रमण आगे आगे बढ़ता है, पारिस्थितिकी तंत्र में स्पष्ट परिवर्तन भी दिखाई देता है। अब देखिए जैव विविधता, मतलब साधारण पहले एकल मान लीजिए पेड़ पौधा था और अनुक्रमण हुआ, ठीक है, पायोनियर स्पीसीज बनी, फिर आपका सेजल हुआ, सेजल कम्युनिटी, उसके बाद में क्लाइमेक्स कम्युनिटी हुई। तो साधारण और कम प्रजातियों से बदल करके अत्यधिक जटिल और विविध जीवों से भर जाता है। अनुक्रमण का एक ये फायदा है। मृदा की गुणवत्ता में सुधार होता है, मतलब जैसे जैसे पेड़ आपके उगेंगे, बड़े पेड़ उगे तो भाई जड़ें बहुत नीचे तक जाएंगी, तो अधिक उपजाऊ बनेंगी, नमी सोखने वाली बन जाएंगी। बायोमास बढ़ जाता है, मतलब एकल पेड़ में कितना बायोमास होगा, और 2 4 10 15 20 40 हजार ऐसे हैं, उसमें ज्यादा बायोमास होगा। इसके अलावा खाद्य जाल बनेगा भाई, जितने ज्यादा पेड़ पौधे, जितने ज्यादा जीव जंतु, उतने ज्यादा उनके लिए ऑप्शन खुलेंगे। मेढक टिड्डे को खा लेगा, कॉकरोच को खा लेगा, कीड़े मकोड़ों को खा लेगा। मेढक को मछलियां भी खा लेंगी, मेढक को जो है सांप भी खा लेगा। ये सारी चीजें हैं। सांप को बाज उठा ले जाएगा, मोर भी खा लेगा। अब देखिए पारिस्थितिकी समुदाय में जैविक अंतःक्रियाएं, बायोटिक इंटरेक्शंस। अब देखिए पारिस्थितिकी समुदाय में जो बहुत तरह की प्रजातियां होती हैं, उनके बीच आपस में परस्पर संबंध होता है, तो उन्हीं संबंधों को जैविक अंतःक्रियाएं कहा जाता है। क्योंकि समुदाय जो होता है ना, वहाँ कोई प्रजाति अकेले नहीं रहती है, वो बहुत सारी प्रजातियों के साथ रहती है, उनका मिलना जुलना रहता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है भाई। जैसे आपका समुदाय में घास भी आता है, हिरन भी आता है, तो हिरन जो है वो घास को खाएगा तभी तो जीवित रहेगा। तो क्या है, जैविक अंतःक्रिया है। शेर है तो शेर हिरन को खाएगा, उसकी भी जैविक अंतःक्रिया है, हिरन के साथ है। सांप है तो सांप मेढक को खा लेगा, क्योंकि उसकी अंतःक्रिया मेढक के साथ है। ये सारी चीजें हैं। तो दो तरह की अंतःक्रियाएं होती है, एक तो धनात्मक या सकारात्मक अंतःक्रिया होती है, मतलब पॉजिटिव इंटरेक्शंस होता है, और एक होता है ऋणात्मक अंतःक्रिया। तो जो पॉजिटिव इंटरेक्शंस होता है ना, उसमें क्या होता है, इसमें देखिए कम से कम एक प्रजाति को लाभ होगा और किसी भी प्रजाति को नुकसान नहीं होगा। अब कम से कम एक प्रजाति के लाभ का मतलब है कि दोनों को भी हो सकता है, प्लस का मतलब लाभ होगा, माइनस का मतलब नुकसान होता है, इतना याद रखना। तो दोनों को लाभ हो सकता है एक को ही लाभ हो, दूसरे को ना हो, लेकिन जब एक को लाभ होगा तो दूसरे को हानि नहीं होगी। तो ये धनात्मक अंतःक्रिया होती है, मतलब प्लस जीरो हो जाएगा। तो धनात्मक अंतःक्रिया में प्लस प्लस होगा, प्लस जीरो होगा, जीरो प्लस होगा, लेकिन प्लस माइनस नहीं होगा, क्योंकि किसी को हानि नहीं होगी। धनात्मक अंतःक्रिया में सहजीवन या सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोसिस जिसे कहा जाता है, ये आता है। तो कभी प्रश्न आता है भाई धनात्मक अंतःक्रिया ये सहोपकारिता है कि नहीं है, म्यूचुअलिज्म है कि नहीं है, तो है, क्योंकि यहाँ पे दोनों जीव को लाभ होता है, प्लस प्लस। अच्छा, ऐसे भी प्रश्न दे सकता है कि सहोपकारिता का फार्मूला क्या होगा, प्लस प्लस दे दिया ऑप्शन में, प्लस माइनस दे दिया, प्लस जीरो दे दिया, माइनस प्लस दे दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या दे दिया। कुछ नहीं दे दिया, सही है, प्लस प्लस होगा, क्योंकि दोनों जीवों को इसमें लाभ होता है और धनात्मक अंतःक्रिया है। इसके उदाहरण आप देख सकते हैं, लाइकेन जैसे जो कवक होता है और जो शैवाल होता है, उनके बीच एक संबंध होता है। शैवाल आपका क्या आता है, शैवाल आपका पादप में आता है, कवक किस में आता है, कवक आपका जंतु में आता है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखिए कवक जो होता है शैवाल को पानी और सुरक्षा देता है, जबकि जो शैवाल होते हैं ना, वो प्रकाश संश्लेषण के जरिए से, फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं। वो खाना किसको देते हैं, कवक को देते हैं। तो कवक और शैवाल का ही संबंध होता है। तो ये क्या है, सहोपकारिता है। ऑप्शन में दे दे तो लगा देना, ऐसे पूछ लेगा भाई जो कवक शैवाल का संबंध होता है ये किस में आता है, सहोपकारिता में आता है, सहभोजिता में आता है, प्रतिस्पर्धा में आता है। तो भाई प्लस प्लस है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें माइकोराइजा, मतलब उच्च पौधों की जड़ें और कवक के बीच का संबंध है। कवक मिट्टी से फास्फोरस सोख कर पौधों को देता है,
और पौधा कवक को चीनी या भोजन देता है। इसके अलावा जो पोलिनेशन आपका एक उदाहरण हो जाएगा, तो इसमें क्या होता है भाई, मधुमक्खी जो होती है ना, फूल से रस लेती है, और रस लेती है तो परागण हो जाता है फूल का। मतलब मधुमक्खी को फायदा हो कि भाई उसे रस मिला, वो अपना शहद वहद बनाएगी जा करके, और फूल का ये फायदा हो गया कि भाई परागण हो गया और उसमें बीज अंकुरित होंगे, तो दोनों को फायदा है ना। तो ये भी सहोपकारिता का एग्जाम्पल है। दूसरा जो धनात्मक अंतःक्रिया में आता है वो आता है सहभोजिता। क्या आता है? सहभोजिता आता है। इसमें +0 होता है। +0 का मतलब समझते हैं? मतलब एक को लाभ होगा, दूसरे को न लाभ होगा न हानि होगी, न्यूट्रल रहेगा। जैसे अधिपादप होता है, एपीफाइट्स होता है, ठीक है। तो पेड़ पे उगाया, पेड़ पे जो उगते हैं ना, जैसे आर्किड हो गया, बहुत तरह की काई वगैरह होती है, तो पेड़ पे उगाए, तो पेड़ को कोई नुकसान नहीं है। पेड़ से वो भोजन भी नहीं बना रही, वो भोजन अपना किससे बना रही? सूर्य से। अधिपादक का ऑप्शन दे दे किसी जो है क्वेश्चन में, कहे भाई ये क्या है? सहभोजिता है, सहोपकारिता है, आदि सहयोग है, कोऑपरेशन है, या फिर आपका प्रतिस्पर्धा है। तो ये क्या है? सहभोजिता है। मतलब एक को लाभ हो रहा है लेकिन दूसरे को हानि नहीं हो रही। इसके अलावा सकर फिश और शार्क का देखेंगे, मतलब जब शार्क चलती है ना ऐसे, तो इसके नीचे एक छोटी सी मछली होती है, बहुत होशियार होती है, कहती है हम कोई काम धंधा नहीं करेंगे, ये कर ही रही हैं तो इनसे जो बचेगा हम खा लेंगे। तो ये जब शार्क शिकार करती है तो बचे हुए टुकड़े जो गिरते हैं ना, तो मछली खा लेती है, उसे मुफ्त में सुरक्षा भी मिल रही, मतलब व्हेल के नीचे नीचे बह रही ना, जस्ट नीचे, पेट के नीचे चिपक करके। तो जब पेट के नीचे चिपक करके बह रही है तो व्हेल इसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती और इसे मार भी नहीं सकती, और जब भोजन जो बचता है वो खा लेती है। समझ रहे हैं आप? तो इसको नुकसान नहीं है। बगुला और मवेशी, जैसे आपका भैंस चल रही, मान लीजिए चारा चल रही है, अपना घास चल रही है, तो बगुला जो है उसकी पीठ वगैरह पे बैठता है और वहां पर देखता है भाई कुछ जीव जंतु हैं उसके पीठ पे, बढ़िया तरीके से मजे के साथ खा लेता है। तो भैंस को कोई नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है, और जो उसके ऊपर कीड़े उड़े बिखरे हुए हैं उनसे उन्हें कोई फायदा भी नहीं हो रहा, ना उसका कुछ बिगाड़ भी सकते हैं। तो एक हिसाब से ये भी आपका सहभोजिता में आता है। इसके अलावा आपका आद्य सहयोग होता है, प्रोटो कोऑपरेशन, ये भी धनात्मक अंतःक्रिया में आता है। ये भी सहोपकारिता की तरह होता है, दोनों को लाभ होता है इसमें, लेकिन यह अनिवार्य नहीं होता कि जीव अलग रहकर भी जी सकते हैं। अभी जैसे मैंने सहोपकारिता के बारे में बताया, म्यूचुअलिज्म के बारे में बताया, तो दोनों को लाभ होता है, तो यहाँ भी दोनों को लाभ होता है। लेकिन वहां पर जो सहोपकारिता है उसमें अगर आप देखेंगे तो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, दोनों को काम करना ही करना है। लेकिन यहाँ पर अगर वो काम नहीं करेंगे तो मर नहीं जाएंगे, मतलब जिएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये प्रोटो कॉपरेशन होता है। प्रोटो कॉपरेशन का मतलब क्या होता है भाई? एक मगरमच्छ है, एक प्लोवर पक्षी होता है। तो मगरमच्छ क्या करता है भाई, अपना दांत वात खोल के बढ़िया तरीके से लेट जाता है और इनवाइट करता है, आओ यार साफ कर दो थोड़ा। तो प्लोवर बर्ड जो होती है, पक्षी जो होती है, वो आती है और जो इसके दांत होते हैं बढ़िया तरीके से, ने भोजन किया था, किसी को मार के खाया था, तो इसमें जो मांस वास फंस जाता है ना, उसको बढ़िया तरीके से निकालती है और खा लेती है, और पक्षी को पेट भर भोजन मिल गया, मगरमच्छ का अपना दांत वगैरह साफ हो गया। तो लाभ दोनों को हुआ। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे ना तो कोई मरेगा नहीं। मगरमच्छ का क्या है, पानी में जाएगा कुल्ला कर लेगा, ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसे प्रोटो कोऑपरेशन कहते हैं। तो तीनों चीजें आप समझ गए होंगे। सकारात्मक अंतःक्रिया मतलब प्लस प्लस, यहाँ पर देख सकते हैं सहभोजिता। प्रोटो कोऑपरेशन और सहोपकारिता में अंतर क्या है? अब देखिए लाइकेन मोस एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक काम नहीं करेगा दूसरा मर जाएगा, दूसरा काम नहीं करेगा पहला मर जाएगा। यहाँ भी वही दशा है। अब देखिए यहाँ भी वही दशा है कि अगर मधुमक्खी फूल पे नहीं जाएगी तो उसे शहद कहाँ से मिलेगा, और मधुमक्खी अगर फूल पे नहीं जाएगी तो फूल का परागण नहीं होगा। तो यहाँ पर ये कि भाई ये होना ही होना है, लेकिन यहाँ कोई जरूरी नहीं है, तो इसे प्रोटो कोऑपरेशन कहें। ऋणात्मक या नकारात्मक अंतःक्रिया आप देख सकते हैं। और इसी के बाद हम इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर आएगा, लगभग 80 पेज है, तो ये मान के चलो कितना 3-4 वीडियो बनाएंगे बस।
ऋणात्मक अंतःक्रिया, देखिए ऋणात्मक अंतःक्रिया में कम से कम एक प्रजाति को नुकसान उठाना पड़ता है, मतलब एक को लाभ होगा तो एक को हानि होगी, ठीक है। परभक्षण जैसे होता है, प्रेडेशन होता है, ये आपका ऋणात्मक अंतःक्रिया में आएगा। जो ताकतवर जीव है जैसे शेर है, वो कमजोर जीव को खा जाएगा। ऋणात्मक या नकारात्मक अंतःक्रिया में परभक्षण आता है, इसमें प्लस माइनस होता है, मतलब जो ताकतवर जीव है, शेर क्या है, बहुत ताकतवर है, तो हिरण को खा जाएगा। शेर परभक्षी द्वारा हिरण का शिकार कर लिया जाता है। दूसरा उदाहरण आप देख सकते हो, घटपर्णी या वीनस नाम का एक फ्लाई ट्रैप पौधा होता है, जो नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए, भाई नाइट्रोजन की उसके अंदर कमी है प्रोटीन वोटीन की, तो उसको पूरी करने के लिए वो कीड़े मकोड़ों को पकड़ करके खा जाता है। तो यह पौधा क्या है, परभक्षी है। तो घटपर्णी क्या है, ये ऋणात्मक अंतःक्रिया के अंतर्गत आता है। पौधे को तो फायदा हो गया, नाइट्रोजन मिल गया, लेकिन जो जीव उसके अंदर घुसा बेचारा, उसका तो जीवन ही समाप्त हो गया। तो प्लस माइनस हुआ कि नहीं हुआ, बस यही है। अब देखिए परजीविता, इसमें भी प्लस माइनस होगा पैरासिटिज में। इस संबंध में एक छोटा सा जीव जो होता है, वो अपने भोजन और आवास के लिए एक बड़े जीव पर निर्भर रहता है, और मतलब होस्ट जिसे कहते हैं, जिसके ऊपर वो रहेगा। परजीवी अपने होस्ट को बीमार या कमजोर कर देता है, डायरेक्ट मारता नहीं, लेकिन रोज रोज मारता है, क्योंकि जो मजा जो है तड़पा तड़पा के मारने में है, वो किसी में नहीं। तो यही होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एक्टोपैरासाइट्स वाह्य परजीवी जो शरीर के बाहर रहते हैं, जैसे इंसानों के सिर में जू रहती है, ठीक, तो जू अपना सर का खून वून पीती रहते हैं धीरे धीरे, इंसान को पता नहीं चलता है। और इसी तरीके से जो कुत्ते होते हैं या अन्य जानवर हैं, गाय है, भैंस है, तो उनमें भी किलनी पड़ जाती है, तो किलनी वो चिपकी रहती है, तो बढ़िया तरीके से धीरे धीरे खून पीती रहती है। तुरंत तो नहीं पता चलता, लेकिन उसका नुकसान बहुत ही भयंकर होता है। पौधों में अगर आप देखते हैं तो अमर बेल आपका है, तो ये बहुत प्रश्न आता है, ये अमर बेल क्या है, तो ये परजीवी है। मान लीजिए ऑप्शन दे दिया कि अमर बेल किस तरीके का उदाहरण है या किसके अंतर्गत आता है, उसमें परजीवी नहीं दिया, और ऋणात्मक अंतःक्रिया, धनात्मक अंतःक्रिया, प्रोटो कॉपरेशन, ये सब दे दिया, तो आपको लगाना है भाई ऋणात्मक अंतःक्रिया के अंतर्गत आता है। परजीवी है तो परजीवी पे लगा देना। अमरबेल क्या करता है, दूसरे पेड़ों का रस चूसता है, ठीक है। अंतः परजीवी मतलब एंडोपेरासाइट्स, ये क्या है, एक्टोपेरासाइट्स हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन सा एक्टोपेरासाइट्स है मतलब वाह्य परजीवी है, और कौन सा एंडोपेरासाइट्स है। तो एंडोपेरासाइट्स में जो आता है फीता कृमि आता है, अंतः परजीवी होता है, ये मनुष्य की आंत में पाया जाता है। और इसके अलावा मलेरिया फैलाने वाला प्लाज्मोडियम, ये भी मनुष्य के शरीर में ही पाया जाता है। तो ये दोनों क्या है, अंतः परजीवी हैं, और इसमें भी क्या होता है, एक को फायदा है दूसरे को नुकसान। जो फीता कृमि उसे फायदा हो रहा है, बढ़िया तरीके से उसे भोजन मिल रहा है आंत के अंदर, और प्लाज्मोडियम भी उसी तरीके से। अब देखिए कंपटीशन आ गया। कंपटीशन जो होता है ना, इसमें माइनस माइनस होगा, ठीक है, माइनस माइनस ये याद रखना। स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा, ये भी किसके अंतर्गत आता है, ये भी आता है ऋणात्मक अंतःक्रिया के अंतर्गत। अंतरा प्रजाति, इंटर स्पेसिफिक, दो अलग अलग प्रजातियों के बीच, जैसे जंगल में भोजन के लिए हिरण एक है, तो लड़ाई हो गई इन दोनों के बीच में, ठीक है, शेर तेंदुए के बीच में प्रतिस्पर्धा हो गई। तो गॉस ने एक प्रतिस्पर्धा का अपवर्जन नियम भी दिया है। इन्होंने क्या बताया कि भाई ये दो प्रजातियां हैं, उनकी जरूरतें बिल्कुल एक जैसी हैं। भाई शेर को भी हिरण चाहिए, ठीक है, और क्या, चीते को भी हिरण चाहिए। तो उसमें जो कमजोर प्रजाति है अंततः विलुप्त हो जाएगी। भाई जो आपका तेंदुआ है उसको तो शेर निपटा ही देगा। धीरे धीरे अगर ऐसा कुछ होता है कि रोज लड़ाई हो रही, तो धीरे धीरे तेंदुआ खत्म हो जाएगा। तो दोनों प्रजातियां एक साथ नहीं रह सकती हैं। गॉस का नियम यही है कि भाई जो शक्तिशाली प्रजाति है वो कमजोर प्रजाति को नष्ट कर देगी। अब देखिए असहभोजिता, असहभोजिता भी किसमें आता है, ऋणात्मक अंतःक्रिया में आता है। यह एक अनोखा संबंध होता है जहां एक प्रजाति को भारी नुकसान होता है जबकि दूसरी प्रजाति पर कोई असर नहीं पड़ता है। मतलब एक प्रजाति को तो बहुत नुकसान होगा
लेकिन दूसरे पर इसका कोई असर नहीं होगा। जैसे पेंसिलियम नाम का एक कवक होता है ना, यहाँ आप उदाहरण देख सकते हैं पेंसिलियम। पेंसिलियम एक तरह का कवक है या ऐसा रसायन छोड़ता है, जहरीला रसायन, कि जो इसके आसपास बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। लेकिन इस रसायन को छोड़ने से जो आपका पेंसिलियम कवक है, इसका कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। ना तो इसका कोई फायदा है ना नुकसान है, लेकिन इसके आसपास के जो जीवाणु बैक्टीरिया वो मर जाते हैं। इसके अलावा एक ब्लैक अखरोट का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो ब्लैक अखरोट का जो पेड़ होता है वो भी जो है अपनी जड़ों से जुगलोल नाम का जहरीला रसायन छोड़ता है। और जब ये जुगलोल नाम का जहरीला रसायन छोड़ता है ना, तो इसके आसपास के टमाटर सेब के पेड़ पौधे उग ही नहीं पाते हैं। तो ब्लैक अखरोट का जो पौधा है, इसे ना तो फायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है, लेकिन सेब और जो टमाटर इनके पेड़ पौधे वहां पे उग नहीं पाते हैं और भी नहीं उग पाते। और इसके बाद देखिए तटस्थ अंतःक्रिया, न्यूट्रलिज्म जो होता है। जब दो प्रजातियां एक ही समुदाय में रहती हैं लेकिन वे सीधे तौर पर एक दूसरे को किसी को भी प्रभावित नहीं करती, मतलब उनका कोई रिलेशन ही नहीं। जैसे एक जंगल है, वहां पे एक कैक्टस का पौधा है, एक मकड़ी है, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दूर दूर हैं, तो इसे न्यूट्रियलिज्म कहते हैं या फिर तटस्थ अंतःक्रिया कहते हैं। ना तो मकड़ी को कोई लाभ हो रहा है कैक्टस से, ना नुकसान हो रहा है, ना कैक्टस को मकड़ी से कोई लाभ या नुकसान हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहीं पर ये लेक्चर कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हम अगला लेक्चर लेंगे वो थोड़ा और लंबा होगा। 80 पेज का ये आपका सिस्टम है और 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, लेकिन थ्योरी अगर आप समझ के चलेंगे तभी क्वेश्चन आंसर करने में मजा आएगा। अगला लेक्चर थोड़ा और लंबा होगा, तो बढ़िया तरीके से पढ़िए। लगभग 3 से 4 बार वीडियो को देख लेंगे आप, सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मन लगा के पढ़ाई करते रहो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।